नमस्कार, स्नेहसागर एजुकेशन वर्ल्ड के कार्यक्रम संघर्ष में आप सभी का स्वागत है। संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है शिवानी दुर्गा जी। हर हर महादेव। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। साथ ही साथ आपने इस कार्यक्रम के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, बिकॉज आपने एक मौका दिया कि अपनी बात को रखा जाए लोगों के सामने। जी, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हम देखते हैं कि जो भी लाइफ में सक्सेस होता है, लोग उसकी सक्सेस को देखते हैं, उसकी सक्सेस को देख के उन्हें लगता है कि कितनी अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष लाइफ में रहता है, जो सक्सेस होने के लिए जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज आप एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फ़ोटो खींचना चाहते हैं, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी को हमारे दर्शकों के सामने रखें, ताकि वो इस बात को जान पाए कि आपने किस तरह से लाइफ। सबके जीवन का संघर्ष भी अलग होता है। आपके संघर्ष तो आप भी कर रहे हैं अपने जीवन में, हो सकता है वो कहानी अलग हो, मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। वो एंड द ट्रूथनेस, वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज वही मुझे मेरी दादी ने सिखाया था कि अगर तुम सही हो तो तुम्हारा गलत कोई कर नहीं सकता। गलत रास्ते पर जाना नहीं, बिकॉज उसका अंत भी गलत ही होता है। शुरुआत में सही रास्ते पर कठिनाइयाँ हो सकती हैं, हो सकता है ही चलना पड़े, लेकिन अंततः तुम अपनी संघर्ष के अगर बात की जाए इस वहाँ से लेकर के और आज की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो निग्लेक्शन बहुत सारा था। हर कोई आप पर हावी होना चाहता है, चाहे वो आप फाइनेंशियली कमज़ोर हो या इमोशनली वीक हो या आप एकेडमिकली वीक हो। आप किसी भी तरीके से जब वीक होते हो तो आपको हमेशा अटैक झेलना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग उसे कहा जाता है कि जो इस वीकनेस को क्रॉस करके आगे चला जाए। तो संघर्ष वो होता है कि जब आप अटैक्स झेल रहे हैं लेकिन आप अपनी विल को डाई नहीं होने देते, मतलब उसको मरने नहीं देते, विल पावर स्ट्रांग रखते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम जो होता है वो आपके फेवर में काम करता है। अभी साइंस भी प्रूव कर चुकी है ये चीज़ को कि अगर आपका बिलीफ किसी चीज़ में है और वो स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी लाइफ बढ़ जाती है। आप पॉजिटिव होते हैं तो बहुत सारी बीमारियों पर विजय पा लेते हैं। आप पॉजिटिव होते हैं तो लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, ऑड सिचुएशंस, ऑड मोमेंट्स को हैंडल कर पाते हैं। तो ये सिर्फ संघर्ष फिजिकल नहीं होता या आउटर वर्ल्ड में नहीं होता, ये संघर्ष हमारे अंदर भी चल रहा होता है। जी, अभी जैसे हमारे जो यूथ है वो लाइफ का कोई गोल सेट करते हैं, उसके लिए वो अपना एफर्ट भी डालते हैं, लेकिन जब वो उन्हें कहीं रिजेक्शन मिलती है तो वो उस गोल को चेंज करके दूसरा गोल सेट कर लेते हैं। तो जब आपको रिजेक्शन मिलती है तो आपने तो बहुत सी रिजेक्शन फेस की होगी, तो उस वक्त अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी व्यक्ति को, मैं हमेशा से दिल की आवाज़ सुनती आई हूँ, तो हर व्यक्ति को अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी इंसान को गलत रास्ता नहीं दिखाती। जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो वो आउटर लेवल पर मिल रहा है, लेकिन आपका जो इनर वॉइस है या आपकी जो सोल है, अगर वो आपको ये कह रही है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो सही है, देन यू शुड कंटिन्यू, नो मैटर कितना रिजेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि शेर जंगल में अकेला होता है, उसको भी रिजेक्शन झेलना पड़ा है, उसने इसी वजह से वो शायद अकेला है क्योंकि उसको अपने पाथ पर यकीन है, अपने रास्ते पर यकीन है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं पास्ट में हमने देखी हैं, ऐसे लोगों को देखा है, उन लोगों ने रिजेक्शन झेला है और उसको ओवरकम करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर हम एक ट्रैक पर एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जब आप एक ट्रैक पे होते हैं तो एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है, लेकिन अगर आप ट्रैक्स चेंज करते रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं पाते। जैसे कि मैंने आपके बारे में जितना मैं जान पाया कि आपको घर का सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी आप इस लेवल तक पहुंचे, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं?
जी। हाँ, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप पूरे संसार से लड़ लेते हो लेकिन घर में फ़ेल हो जाते हो। लेकिन क्योंकि मेरी भगवान की बड़ी कृपा रही मुझ पर कि मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया कि जहाँ पर हमारी जो दादी थीं, उन्होंने मुझे बचपन से भागवत की कथाएँ सुनाई थीं, भगवद गीता की शिक्षा दी थी। तो उससे वो मोटिवेशन मेरा वहाँ से आता था क्योंकि भागवतम में एक जगह पर लिखा है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, अनुग्रहीत होते हैं, उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं और सबसे पहले रिश्ते नाते अपने प्रियजनों को ही सबसे पहले दूर करते हैं। तो जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा अच्छा कुछ तो बहुत बड़ा प्लान है भगवान का, लेट्स फॉलो दैट। तो आप जी। बिग बॉस में भी आपने पार्टिसिपेट किया था। उस बिग बॉस के में सीज़न 11 में आपके जाने का मकसद क्या रहा? मुझे जब मैंने 2015 में नासिक कुंभ में अपना वुमेन अखाड़ा फॉर्म किया था, मेरी संस्था का नाम है सर्वेश्वरी शक्ति इंटरनेशनल वुमेन अखाड़ा। वो मेरी उद्देश्य ये था उस अखाड़े को फॉर्म करने का कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी, उसको बूस्ट करने के लिए उनकी एनर्जी को मैं कुछ करना चाहती थी बिकॉज उनको महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता है अपनी लाइफ में। वो हर तरह के किरदार निभाती हैं लेकिन उन्हें आई वुड से कि जो क्रेडिट्स मिलने चाहिए वो अक्सर नहीं मिलते हैं। तो अब मेरा ये था कि मैं उन्हें अच्छा फिर एक जगह पे क्योंकि मुझे बहुत वर्षों पहले ये सुनने को मिला कि महिला को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं है, महिला ये नहीं करनी चाहिए, महिला ये नहीं करनी चाहिए, तो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं। फिर मैंने जब खुद स्टडी किया तो मुझे पता चला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे उससे और ज़्यादा बल मिला कि मुझे इस चीज़ के लिए कार्य करना है। तो उस वजह से जब मैंने 2015 में अपना अखाड़ा फॉर्म किया तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उस चीज़ को लेकर के, जिस वजह से ये बिग बॉस वाले मुझे इन्होंने चेज़ करना शुरू कर दिया बिकॉज इट्स अ कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने मुझे चेज़ करना शुरू किया। इन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू के थ्रू पूछा पहले, मेरा जो टाइम्स में आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मान लीजिए आप अपना स्प्रेड करना चाहती हैं और इन केस अगर आपको बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिले तो क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगी? मैंने कहा मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि वो क्या प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट एग्जैक्टली अगर मुझे वो रेड लाइट एरिया में भी जाके अपने मैसेज को स्प्रेड करना है और मुझे पता है कि वहां से वो चीज़ जा सकती है सही मायने में, तो मैं वहां भी जाऊंगी। तो बिग बॉस इज जस्ट नथिंग। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मेरा मेन मकसद मैसेज स्प्रेड करना है। 2017 में मेरे पास कॉल आया कि 2016 में फिर मेरे पास कॉल आई। 15 में ये इंटरव्यू गया, 16 में मेरे पास कॉल आई, तब 2000 बिग बॉस सीजन 10 आने वाला था। तो मैं दिल्ली में जाकर के इंटरव्यू भी दिया, सब कुछ हुआ। समहाउ उसमें स्वामी ओम सेलेक्ट हो गए। दैट वॉज अनदर कॉन्ट्रोवर्सी देन कि अरे बाबाज तो सब ऐसे ही होते हैं ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। तो वहां से अब मुझे मेरा मकसद था जाने का, अगर मैं जाती तो ये कि मुझे तंत्र के बारे में बात करनी है, वेद शास्त्रों के बारे में बात करनी है और हमारे धर्म के बारे में बात करनी है। लेकिन जब स्वामी ओम ने उसको डैमेज किया उस इमेज को, तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि अब और एक चीज ऐड हो गई इसमें कि मुझे साधु संतों की एक इमेज जो है डैमेज की जा रही है एक एजेंडा के तहत, उसको ठीक करना है कि नॉट एवरी साधु इज द सेम साधु। क्या आपका वो लक्ष्य उसमें जाके पूरा हुआ है? हाँ, जब 2017 में फिर से कॉल आया तो मेरा उनको पहला ही जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम बिग बॉस से बोल रहे हैं, मैंने कहा अच्छा, बोले हम चाहते हैं कि इस बार आप आएँ। तो मैंने कहा अच्छा तो मतलब आप दूसरा स्वामी ओम क्रिएट करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा नहीं हम दूसरी साइड दिखाना चाहते हैं साधु की। मैंने कहा वो तो मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ बट आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो खैर बिग बॉस 11 में मुझे जाने का मौका मिला। भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया। नाउ इट्स अप टू यू कि आपके हाथ में तलवार दी है, प्लेटफॉर्म दिया है, उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं। हालांकि मुझे अंदर जाने के बाद काफ़ी उकसाने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें बोली गई जो नहीं बोलनी चाहिए एक साधु को। हाँ, बहुत सलमान खान ने भी शायद ये कहा था कि हाँ, सलमान खान ने भी मुझे कहा कैसे कैसे लोगों को कलर्स वाले ले आते हैं तो सो दैट्स ओके। मैंने कहा कि मुझे अपना पॉइंट इनको प्रूव नहीं करना है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। सबसे पहले मुझे क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हैं ना, बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी परीक्षा सबसे ज़्यादा होती है कि आपको उकसाया जाए, आपको गलत बोला जाए, तो आप उसमें कैसे एग्जैक्टली आप उसमें किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं।
तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ अंदर ऐसा हालांकि बहुत सारे लोग ही बहुत सपोर्टिव थे, रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, बट एक दो कैरेक्टर्स होते हैं और वो ना हो तो शायद बिग बॉस भी ना बने। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा ओके आप अपना ट्राई करो, मैं तो जिस काम के लिए आई हूँ मैं वो करती रहूँगी। आपकी जो स्टार्टिंग की जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी उसमें जी। आपने टीवी शो में भी काम किया। हाँ तो हाँ आपने वो टीवी शो की या वो ग्लैमरस की जो दुनिया उसको छोड़ के आप अध्यात्म की दुनिया में आए, जबकि आप बहुत शिक्षित भी है, आपने डबल पीएचडी कर रखी है। हाँ जी। तो आपने ये अध्यात्म का मार्ग क्यों चुना? देखिए मेरा पीएचडी करने का रीज़न ही ये था कि मैं अध्यात्म को और अच्छे से स्प्रेड कर सकूं, तो वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन मैं पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया उसका आंसर देती हूँ। आपने पूछा कि मैं अध्यात्म में क्यों आई ग्लैमरस वर्ल्ड को छोड़कर। सो लेट मी टेल यू, बिकॉज सी आई वॉज फेसिंग अ लॉट इन माई लाइफ एंड ग्लैमर वर्ल्ड इंडस्ट्री वॉज नॉट माई मोटिव। वो मेरा एक मुझे कह सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसमें, हाँ, मेरी जो डेली नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए मुझे 2000 मिल जाते थे, कभी 1000 मिल जाता था किसी शो में, कभी साइड रोल करने के लिए भी मुझे पैसे मिल जाते थे। तो वो मेरी मजबूरी थी कि मुझे पैसे चाहिए थे और मेरे पास काम नहीं था, और मुंबई में काम कोई देता नहीं, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर जब मैं मुंबई में 95 में गई थी। तो मैं म्यूजिशियन बनना चाहती थी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर से भी मिली, पर मुझे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया, तो मैं वहाँ से निकल गई। मैंने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ में कभी भी कोई चीज़ अचीव नहीं करूँगी। मैं जिस दिन करूँगी, जिस दिन मैं कुछ बनूँगी तो अपने दम पर बनूँगी, अपनी काबिलियत पर बनूँगी, और मैं और स्टडी करूँगी, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं लूँगी। Yes, तो it took years to produce my own album, जो मैंने फिर हंगामा ने रिलीज़ किया, एक सॉन्ग किया मैंने, मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि मुझे म्यूज़िक में करना था, मैंने अपने बल पे किया, मेरा होम प्रोडक्शन से किया, किसी के जाके मुझे पैसे मांगने नहीं पड़े या कुछ बोलना नहीं पड़ा, अपने पैसे लगा करके मैंने वो सॉन्ग बनाया और वो हंगामा ने रिलीज़ किया, आर्टिस्ट अलाउड ने। तो वो मेरा एक सपना पूरा हुआ। उसके बाद हम आते हैं पीएचडी के ऊपर, जो मेरी डबल पीएचडी है, उसके पीछे भी रीज़न यही था कि हमारी सोसाइटी में या हिंदू सिस्टम में उस समय पर महिलाएं तंत्र में ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिला थी, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं दिया गया क्योंकि उनका भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। क्योंकि ये मेरे रिसर्च का हिस्सा भी था तो मुझे पता है ये चीज़। और एक तो एक्सप्लॉयटेशन का तो रीज़न था ही, दूसरा ये था कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी जब मैंने फर्स्ट पीएचडी की थी। तब कौन से सब्जेक्ट में आपके पहले? ऑकल्ट साइंस में। जी, साइंस के साथ में ऑकल्ट को ब्लेंड करके आप आज अगर लोग तंत्र को समझ रहे हैं तो वो उसी वजह से समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से साइंस है। तो मेरा वही था कि हम इसको अगर विज्ञान के साथ जोड़कर अध्यात्म को दिखाएंगे तो लोग, आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो रीजंस, हाँ, लॉजिकल रीजंस मांगता है। तो जब तक उनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेन रीजन वो था कि वो एक्सेप्ट करें, ताकि जब नई जनरेशन एक्सेप्ट करेगी तो वो लॉन्ग टर्म थिंग होगी, ताकि लोग इसको लंबे समय तक इस पर काम करें, इसको छोड़े नहीं, क्योंकि ये है तो हमारी ही रूट है, तो हमारे वेदों का हिस्सा तंत्र, लेकिन इसको खराब कर दिया गया, एजेंडा के तहत किया गया, या जो भी वो एक पीरियड था, यस, वो पीरियड था एक 500-700 साल पहले की, मुगलों का जब राज हुआ तो हमारे काफ़ी सारे ग्रंथों को जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ दिया गया, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया जब हमारा भारत ये हुआ। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी धरोहर जो है वो हमसे छूट गई। उस समय इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो तंत्र को सिखाती थी, मतलब ऑफिशियली जिसको आप कहते हैं डिग्री कोई देती हो। तो मुझे सर्च करना पड़ा और मुझे फिर बाहर से फर्स्ट डिग्री ली। सेकंड डिग्री जो है वो मेरी इंडिया से ही है। वो किस विषय को लेकर? वो मेरी दश महाविद्या एंड कर्मकांड, मीन्स रिचुअलिस्टिक इसमें। जी, ये जो अघोर विद्या है इसके बारे में जो समाज के अंदर बहुत सी भ्रांतियां हैं, कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं उनसे लोग डरते हैं। जी, इसीलिए भी वो मानते हैं कि जो अघोरी जो साधना करते हैं वो शमशान पे जाकर के साधना करते हैं। उसका क्या रीज़न रहता है, उसका मकसद क्या है, जैसे शमशान पे जाना? शमशान में हमारी रेस खत्म हो जाती है, राइट, और वो अल्टीमेट सत्य है हमारा, जिससे हम पूरी लाइफ भागते रहते हैं और अल्टीमेटली फिर वहीं पहुंचते हैं। तो अघोरी वहीं से शुरू करता है कि हम सत्य, क्योंकि सत्य है, वही सबसे बड़ा सत्य है। तो अघोरी का अर्थ ही है कि सत्य को एक्सेप्ट करने वाला, उसे जानने वाला और उससे समाज को
उसके थ्रू समाज का मार्गदर्शन करने वाला। मैं भी अघोरी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग मुझसे डरते हैं। नहीं मतलब मैं वो अटायर के ऊपर भी होता है, कई बार वो बाबा वाला ऐसा रूप बना लेते हैं कि लोग उससे डर जाते हैं। मुझे लगता है अटायर से डर जाते हैं, बाकी अघोरी से नहीं डरते। अघोरी आपको सत्य बताता है। हाँ ये है, मतलब मैन वही रहता है लोगों का कि शमशान घाट पे जहाँ पे लोग सुन के भी डरते हैं कि वो हाँ, मेन क्योंकि रीजन है इसका। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमें जो फीड किया जाता है बचपन में, वही हमारे दिमाग में रहता है। हमें ये कहा जाता है कि आप शमशान मत जाइए, जबकि मेरी दादी बचपन में मुझे ये सिखाती थी कि शमशान को प्रणाम करो, क्योंकि वहाँ जब तुम्हें सब फेंक देंगे, त्याग देंगे, तो शमशान तुम्हें अपना लेगा। तो मैं सोचती थी जो चीज़ तुम्हें अपनाती है और त्यागती नहीं है, तो फिर ये तो प्रिय होनी चाहिए। दूसरा इससे ये कि आप निर्भय हो जाते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम जो श्मशान है उसको शिव धाम बोलते हैं। वहाँ पर अक्सर भगवान शिव की या तो फोटो होती है, मूर्ति होती है, या शिवालय बना होता है। तो अगर वो इतना अपवित्र है और इतना ज़्यादा भयावह है, तो भगवान वहाँ पे क्यों है? तो ये मेरे क्वेश्चंस बचपन में हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे इसके आंसर्स मिलते रहे, तो मुझे लगा शमशान से ज़्यादा प्रिय स्थान कोई नहीं हो सकता। वो शांति भी रहती है। शांति, क्योंकि वो पोर्टल है। इट्स अ पोर्टल, मतलब एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने का पोर्टल है वो आपके लिए। तो वहाँ वो गेटवे है, तो वहाँ से आप दूसरे वर्ल्ड में न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। दूसरा, जैसे साइंस के युग में, आज की डेट में, जैसे हम कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई है, या ये चीज़ें क्या सच में होती है? अगर है तो इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है? नज़र लगना क्या चीज़ होती है? हाँ, नज़र, जैसे मान लीजिए ये तो कहावत है कि नज़र ऐसी होती है कि पहाड़ में भी दरार आ जाती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, कई बार बहुत सारा अच्छा लोग कर रहे होते हैं, सडनली उनको किसी का हाई लग जाती है, नज़र लग जाती है, कर्स लग जाता है। उसके पीछे एनर्जी काम कर रही होती है। ठीक है, हम लोग वी आर मेड ऑफ एनर्जी एटम्स, राइट? तो हमारी जो एनर्जी है, किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो क्योंकि वो उसी एनर्जी को कंज्यूम किया है उन्होंने, और उसी के थ्रू उनका जन्म हुआ है, तो जब वो नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करके पैदा होते हैं, तो जब वो थ्रो करते हैं एनर्जी किसी की तरफ, चाहे वो आंखों के थ्रू एनर्जी उनकी तरफ थ्रो करें, तो जब वो एनर्जी एग्जैक्टली वो सामने वाले को अफेक्ट करती है। So that is the reason. It's all about energy. Yes, जिसके एनर्जी, जिसके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, तो क्या उसका ऑरा पे भी कोई उसका असर पड़ता है? Yes, अगर आप जैसे हो, अंदर से आप अगर क्लियर हो तो आपकी ऑरा क्लियर है। अगर आप अंदर से गलत हो, आपकी ऑरा भी गलत है। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन आपके बारे में, आप किसी से मिले, दूर से ही आपके बारे में बता देती है। आपका अटायर आपको ढक नहीं सकता, उस एनर्जी को ढक नहीं सकता। आपके अच्छे वस्त्र उसको नहीं ढक सकते, आपका अच्छा पहनना, मेकअप उसको ढक नहीं सकता। वो एक ऐसी भगवान ने हमें कला दी है, या कह सकते हैं कि एक व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ, इस तरह का कुछ उन्होंने हमें गुण दिया है हमारे अंदर, कि वो हमें दूर से ही एक व्यक्ति के लिए, जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट हमारा, कि हमें दूर से बता देता है ये व्यक्ति सही है या नहीं है। ओके, तो जिसका ऑरा ठीक नहीं होगा, जिसकी विचारधारा नेगेटिव होगा, क्या इसका असर उसकी हेल्थ पे भी पड़ता है? डेफिनेटली, हमने ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप नेगेटिव हैं, जैसे हम लोग, मैं बता रही थी कि आप पॉजिटिव हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। नेगेटिव व्यक्ति धीरे धीरे खुद को ही कंज्यूम कर लेता है। दे आर कंज्यूम्ड बाय बिटरनेस। वो जो अंदर उनके घृणा है, द्वेष है, राग है, हेट्रेड है, वो उन्हीं को कंज्यूम कर रहा होता है बेसिकली। तो कंज्यूम हो सकता है, बीमारी के रूप में खत्म कर देता है। चाहे ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या आप सजेशन देंगे? आपने जो अध्यात्म की इतना स्टडी किया है। जी, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पहली चीज़ आपका पॉजिटिव रहना किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि अगर आज ये परिस्थिति है आपकी, ये कल नहीं थी तो ये कल रहेगी भी नहीं। मतलब एक परिस्थिति, घड़ी की सुई कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो घड़ी आज का कांटा ऊपर है वो नीचे आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर अवश्य जाएगा, ये नियम है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपका पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने के लिए आपको लगता है कि आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे, आप नेचर में घूमिए। नेचर इज मिराक्युलस, शी इज लिविंग थेरेपी। आप नेचर में क्यों आज कंक्रीट जंगल से लोग जो हैं जंगलों में आना चाहते हैं फिर से, क्यों वो अपनी रूट से कनेक्ट होना चाहते हैं? बिकॉज वो उनको समझ में आ गया है कि वहाँ कुछ नहीं है और यहाँ सब कुछ है। जैसे हिमाचल में हम लोग हैं, हिमालय में, हम हिमालय के फुट हिल्स में हैं, तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन पुश नहीं करना पड़ता, आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, क्योंकि ये शिवा का प्लेस है एंड शिवा इज ऑलवेज इन ध्यान, इन मेडिटेटिव स्टेट। तो हम उस ऑरा में घुसते ही ऑलरेडी शांत हो जाता है हमारा चित्त।
तो ये आप तो खुद भी जानते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही मेडिटेशन बहुत सारा करते हैं। आप पहले जैसे अपने टीवी शो में काम किया, ग्लैमरस जो वर्ड जी, उससे जी, आप अध्यात्म पे आए, जी। और दूसरा आपने अपने लाइफ का बहुत सा समय मुंबई जैसे बड़े महानगर हाँ। में बिताया, उसके बाद आप पहाड़ों में बसने आए हैं। तो अभी वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ के अंदर कितना चेंजेस है? देखिए, ग्लैमरस वर्ल्ड मैंने बताया, उसका पीछे रीज़न था आध्यात्मिक मेरा जीवन पहले से रहा है, बिकॉज हमारे घर का वातावरण उस तरह का था। हमारे दादाजी संघी थे, हमारे घर के अंदर रिचुअल्स और प्रेयर्स शुरू से फॉलो की जाती हैं, घर में राम राम बोला जाता है, बच्चों को भगवान राम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, भगवत गीता भागवतम सुनाई जाती रही है। ये हमारे घर का बचपन से रूटीन रहा है। जितने भी हमारे घर के, जितने भी दूर दूर तक की जो भी डिस्टेंस फैमिली भी है, उसमें भी ये चीज़ फॉलो की जाती है। तो ये चीज़ हमें बचपन से घर से मिली थी। तो कहते हैं जो बचपन के संस्कार होते हैं वो आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। आप कुछ भी करें लेकिन वो संस्कार आपको नहीं छोड़ते। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं ऐसे घर में जन्म हुआ कि मैं वहाँ पर वो संस्कारों में पली बड़ी, और जब मैं बड़ी हुई कितनी भी परिस्थितियों में रही लेकिन अपना रूट को नहीं छोड़ा कभी भी। ग्लैमरस वर्ल्ड में जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। तो अभी आप अध्यात्म के माध्यम से जो भी आपने स्टडी की, इसके माध्यम से दूसरों को सर्व करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स या कोर्सेज या सेवाएं आप देते हैं? जी, बहुत सारी हैं। मतलब मेडिटेशन लोग सीखना चाहते हैं, मैं उनके इंटरेस्ट पर ज़्यादा जोर देती हूँ या ध्यान देती हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर उनका इंटरेस्ट तंत्र की तरफ है तो मैं, क्योंकि तंत्र में गुरु शिष्य परंपरा होती है, हम ऐसे किसी को नहीं सिखा सकते। इट्स अ पावर, आपके हाथ में दे दी, किसी ने इसका मिसयूज किया तो वो खुद भी खत्म हो जाएगा व्यक्ति। तो इसके लिए हर किसी को नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, इसमें गुरु शिष्य परंपरा में हम शिष्य की परख करते हैं, उसके बाद ही इसमें हमारे यहाँ पे शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा, पदवी, ये सिस्टम है। तो बाकी रही टैरो है, मतलब फॉर्च्यून टेलिंग है, उसमें भी हीलिंग सिस्टम होता है। मेडिटेशन हम सिखाते हैं, योगा हम सिखाते हैं, उसके थ्रू सत्य से कनेक्ट होना सिखाते हैं। फिर नेचर हीलिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू आप अपने आप को किस तरह से हील कर सकते हैं, क्योंकि वी आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर ये 5 एलिमेंट्स आपके कंट्रोल्ड हैं आपके अंदर या फिर बैलेंस्ड वे में हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती हैं। यू कैन डील विद दैट। अगर ये कहीं बिगड़े हुए हैं और आपके 7 चक्रास जो हैं उनमें गड़बड़ है, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से आप डील नहीं कर पाते। हाँ, तो हम इस पे जोर देते हैं कि हम ये सब चीज़ें लोगों को बताएं, बिकॉज क्या होता है ना, गृहस्थ, मोस्टली सब गृहस्थ हैं, हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। तो जब गृहस्थ हैं वो अपने टाइम में बंधे हुए हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनको खाना भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है, तो हम उन्हें छोटे छोटे वर्कशॉप्स करवाते हैं कि आपके जीवन में आप अपनी प्रॉब्लम से खुद कैसे निजात पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिवानी जी। आज इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। एक सबसे जो अच्छी, जो मेरे जो प्रोग्राम का मेन मकसद है कि मैं मोटिवेट कर पाऊँ दूसरों को, यूथ को प्रेरित कर पाऊँ, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको संघर्ष करने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, जब आप अपने किसी लक्ष्य के ऊपर आप चल रहे हैं तो बहुत से आपको परिस्थितियाँ आएगी, लोगों की रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी जगह सही हो तो पॉजिटिव बने रहें और आगे बढ़ते जाएं। भगवान सब कुछ, आपने कहा कि अपने यानी कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, समर्पित कर दो। हाँ, सरेंडर योरसेल्फ, वो अपने आप देख लेंगे। जी, तो अगर सरेंडर कर देंगे, मुझे थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा नहीं, भगवत गीता में पढ़ा है कि जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन कृष्ण को ज्ञान देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि जब दूसरे अध्याय के आई थिंक 7वें श्लोक में वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, तो उसके बाद जाके वो गीता का सारा ज्ञान देते हैं। मतलब ये कि अगर सक्सेस होना है तो आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, अडिग रहना है, फोकस वहीं पे, फोकस हटना नहीं चाहिए। अपने आप को ईश्वर के, आपने वो एक कथा सुनी होगी कि जो याज्ञवल्क्य जी थे, उनको हाथ में वो कटोरा दिया गया था तेल का। जनक जी ने उनकी परीक्षा ली थी कि ये भरा हुआ ऊपर तक कटोरा था और उन्होंने कहा था कि पूरा प्रेमाइसिस घूम के आओ जो राम महल है, लेकिन इसमें से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। रास्ते में उन्होंने सुंदर कन्याएं भेजी, शराब खाना भेजा, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान, मतलब हर थोड़ी देर में थे, लेकिन उनका लक्ष्य भटका नहीं और वो एज इट इज़ कटोरा लेके पहुंच गए। तो जनक जी ने उनसे पूछा, आपने रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई दिया? बोले, केवल ये जो तेल का कटोरा था यही। तो बोले, यहाँ पर तो मिठाइयाँ रखी थी, कन्याएं, सुंदर कन्याएं नाच रही थी, आपके लिए सोमरस भी था। बोले, वो तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो इतना पता था कि मुझे ये तेल अब तक पहुंचाना है। तो इसीलिए हम ये इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हम अगर फोकस्ड हैं
पॉजिटिव हैं और अडिग हैं, हमें अपने जो हमने डिसीजन लिया है उस पर हमें विश्वास है और हम उससे प्रेम करते हैं, तो हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, आज नहीं तो कल, बट सक्सेस हमारे कदम ज़रूर चूमेगी। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह से संडे को रात 8 बजे हर संडे को एक नई सेलिब्रिटी के साथ या किसी सक्सेसफुल लोगों के साथ हम मुलाकात करेंगे। आप अगर इस प्रोग्राम से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के पेज को आप लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो स्नेह सागर का यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आने वाले संडे हमारे साथ होंगे ओलंपिक प्लेयर और अर्जुन पुरस्कार से नवाजे गए शिवा केशवन जी, वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए अगले प्रोग्राम में भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।